दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 451 से लेकर के 451 नंबर से लेकर के 475 नंबर तक के क्वेश्चन डिस्कशन देखेंगे। तो सबसे पहला 451 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? तो इसी को नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 को पारित किया गया और 2002 के अधिनियम के अंतर्गत ही इसे 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया। अब 2003 में इसे स्थापित किया गया चेन्नई में। तो ये 3 स्तरीय व्यवस्था है। जैसे पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, वैसे यहाँ पर भी राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो आपका लिखा हुआ, राज्यों के स्तर पे जाओगे तो राज्य स्तरीय जैव विविधता प्राधिकरण होता। फिर जिला स्तर पे तो जिला जैव विविधता प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें है, जिससे कि जैव विविधता को संरक्षित, संवर्धित व परिवर्धित किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 2003 चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर अगला है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1824 में किसके द्वारा? जोसेफ फोरियर के द्वारा 1824 में सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया था। अब ग्रीन हाउस गैसों संबंधित एक आपका क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, और कब लाया गया? तो 1997 में लाया गया। इसी को COP3 के नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो अश्वपति आप जाएंगे छंदोग उपनिषद में, तो छंदोग उपनिषद में लिखा गया है कि जो अश्वपति थे वो केकय प्रदेश के राजा थे, जिसके साम्राज्य में ना कोई सुखी था, ना कोई दुखी था, ना कोई बीमार था, ना कोई दुराचारी था, ना कोई दुराचारणी स्त्री थी। यानी सभी लोग सुख, शांति, समृद्धि एवं शांतिपूर्ण सास्तित्व के साथ रहते थे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? केकय। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक संहिता का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले ऋग वैदिक काल में जाइए, जो 1500 BC से लेकर के 1000 BC के बीच का काल है। इस ऋग वैदिक काल में वेद लिखे गए। तो उन वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों के बाद फिर इन वेदों से संबंधित उत्तर वैदिक काल में, या शुरुआत ऋग वैदिक काल से ही हो गई थी, तो इससे संबंधित फिर संहिताएं लिखी गई, जिनमें से आप गार्गी संहिता का नाम सुने होंगे, याज्ञवल्क्य संहिता का नाम सुने होंगे। तो इस संहिता का मतलब ही होता है कि सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज को ही संहिता कहा जाता है। तो इसमें संहिताओं की रचना हुई, और संहिताओं की रचना में जाओगे तो सबसे पहले वैदिक संहिताओं की रचना हुई, और वैदिक संहिताओं की रचना के बाद वेदों के हर एक वेद के साथ उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ को भी लिखा गया। तो वेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद फिर जंगलों में जाकर के जिनकी रचना हुई, उसी को आरण्यक, वनों में ऋषि साधु संतों के द्वारा जो रचना की गई उसी को आरण्यक कहा जाता। और सबसे लास्ट में उपनिषद, इसी को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, इनकी रचना हुई। तो इनका सही क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा? वेद के बाद वैदिक संहिताएं, और वैदिक संहिताएं के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, और सबसे लास्ट में उपनिषद हो जाएगा। तो वैदिक संहिता का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रसारी विश्व
एक्सपेंडिंग वर्ल्ड की बात कर रहा है, यानी पूरे विश्व का प्रसार हो रहा है। इसकी संकल्पना किस सिद्धांत पे आधारित है? तो इसी को डॉपलर प्रभाव या इसी को रेड शिफ्ट फेनोमेना या डॉपलर शिफ्ट फेनोमेना के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका एक एग्जांपल आपको देते हैं कि आपने ट्रेन अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा होगा। आप स्टेशन पे यहाँ पर हैं और एक ट्रेन दूर से आपको आ रही है, तो दूर से हॉर्न बजाती है। तो अगर दूर से बजा रही तो हॉर्न की आवाज़ आपको धीमी सुनाई देती है। जैसे जैसे वो चलती हुई आपके पास आती है और जब आपके पास से गुजर रही होती है, उस दौरान आपको हॉर्न सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के साथ सुनाई देता है। फिर जैसे जैसे दूर चली जाती है वैसे आवाज़ उसकी धीमी आपको सुनाई देती है और एक समय बाद वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। तो आप जो यहाँ प्रेक्षक की भूमिका निभा रहे हैं और जो ट्रेन आ रही है वो उसकी आवाज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ इसी थ्योरी को, इस डॉपलर प्रभाव, यही डॉपलर प्रभाव है जो आवाज़ में तीव्रता, आवाज़ की तीव्रता में कमी या उसकी अधिकता हो रही है, और डॉपलर प्रभाव से हो रही है। एक ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए उनके नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया गया? डॉपलर प्रभाव रख दिया गया। अब यहाँ आपका क्या एप्लीकेशन है वो समझ लेते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? यानी देखो, ये गैलेक्सी पे भी लागू होता है। गैलेक्सी पर आकाश गंगाएं कब पृथ्वी के पास आ रही हैं, कब पृथ्वी से दूर जा रही। अगर पृथ्वी की ओर आ रही अर्थात उनका विस्तार हो रहा है, वो फैल रही हैं, और पृथ्वी से दूर जा रही इसका मतलब वो संकुचित हो रही हैं। तो इसका आप ऐसे याद रखिएगा। पहले समझिए, ये आपका जो वेबग्योर है, वेबग्योर, तो यहाँ सबसे लास्ट में रेड है और यहाँ सबसे इधर आपका वायलेट है। तो अगर हम दाईं तरफ से बाईं तरफ चलें तो इनकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो घटेगी। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो होती है वो रेड की होती है, और सबसे कम यहाँ वेबग्योर में वायलेट की होती, बैंगनी की होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी या ऊर्जा का स्तर पूछा जाए, ये इंक्रीज होगा। सबसे कम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी रेड की होती है, और जैसे जैसे रेड से हम किधर बैंगनी की ओर जाएंगे वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी व एनर्जी व उसकी भेदन क्षमता ये सब ज़्यादा होती चली जाती है। अब यही बात हम उस पर लागू करते हैं जो आपका डॉपलर प्रभाव समझा रहे थे। अब उसमें अगर इसको हम लागू कर दें तो इसको लागू करने पे क्या होगा समझिए। आप एक चीज़, इसको आप भूल जाएंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी लव होता है, प्यार होता है, तो नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, और एक दूसरे के करीब आने पर उनमें उत्साह, उसमें ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब लाल रंग का रूपांतरण शिफ्ट बैंगनी रंग में होता है, ला से लब यानी ला से लाल और बा से बैंगनी, जब लाल रंग का शिफ्ट बैंगनी रंग में होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऊर्जा इंक्रीज हो रही, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। और फ्रीक्वेंसी या ऊर्जा इंक्रीज होने का मतलब है कि जो गैलेक्सियां हैं उनमें भी ऊर्जा ज़्यादा हो रही, तो वो क्या होंगी? पृथ्वी की ओर आ रही होती हैं। इससे पता चलता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो गैलेक्सियां हैं उनका फैलाव अर्थात विस्तार हो रहा होता है। लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो इसी का उल्टा होता, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ, जब इसका उल्टा कर दो, बैंगनी रंग का लाल रंग में शिफ्टिंग होती है तो उससे पता चलता है कि गैलेक्सियां पृथ्वी से दूर जा रही हैं, अर्थात उनका संकुचन हो रहा है। तो अब यहाँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब प्रसार की बात आए तो रेड शिफ्ट फेनोमेना के नाम से इसे जाना जाता है या डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो मान लो एक आपका ये दो आपके समतल दर्पण हैं, इनके बीच आपकी कोई वस्तु रख दी गई है, तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है।
अनंत होती है। क्यों होती है यहाँ डिटेल में बताएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो ये ऐसे आपका याद रखिए इसको, अनंत होती है। अगला, धूप के चश्मे का पावर कितना होता, तो ये सबको पता होगा, 0 डायोप्टर का होता। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस व फ़ारेनहाइट दोनों में एक जैसा होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो F-32/9 = C/5 होता है। इसी में आप रखेंगे और रख करके मान निकालेंगे तो आपका निकल आएगा, और जो मान निकलेगा बराबर किस पे आएगा, तो ये -40 सेंटीग्रेड पर दोनों का, -40 पे दोनों के मान बराबर आएंगे। अगला, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें ऋग वैदिक काल में जो निष्क था एक प्रकार का ये नेकलेस था, गले में पहना जाने वाला हार था। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में आएंगे या उसके बाद तो ये निष्क सिक्कों के लिए भी प्रयुक्त किया जाने लगा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गला में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा था, तो दिए गए ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इन्होंने बताया था जो आर्यों का आगमन भारत हुआ, कई विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा अपना अपना मत दिया गया, उसी में बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से हुआ है, उत्तरी ध्रुव से। लेकिन दयानंद सरस्वती थे, वो बता रहे थे तिब्बत से हुआ। वहीं मैक्स मुलर थे, उन्होंने कहा था मध्य एशिया से हुआ। तो तीन लोगों का जो कहना था वो हमने आपको बता दिया। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से बताए, दयानंद सरस्वती तिब्बत से बताए कि यार तिब्बत से आए हैं। मैक्स मुलर जो सर्वमान्य सिद्धांत भी है उसको सभी विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा स्वीकार किया जाता, उन्होंने कहा मध्य एशिया से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं। उसके बाद पेंका महोदय थी, उन्होंने डेन्यूब की घाटी बताए। तो अन्य भी हैं, बारबरा महोदय, पेंका, तो इन लोगों के द्वारा अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है ना अत्यधिक लचीला है, बल्कि दोनों के बीच एक संतुलन है। तो ये आपका बीच वाला मध्यम मार्गी की बात कौन करता था, हमेशा केसी होयर ने कहा था भारतीय संविधान क्या है, अर्धसंघात्मक है। जब भी बीच वाली बात आ जाए तो अर्धसंघात्मक, ये आपके पीसीएस इस बार के प्रीलिम्स में पूछा भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा, केसी हुयर ने कहा था भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। अगला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कब स्वीकार किया गया था, ये 22 जुलाई 1947, क्योंकि 15 अगस्त 1947 सब ऐसे याद रखिए तब भारतीय तिरंगा झंडे को फहराया गया था। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले इसे अडॉप्ट कर लिया गया होगा। तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। वहीं राष्ट्रगान पूछा जाए तो 26 जनवरी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम में 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। तो उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, होन्शु, एक कल वाले वीडियो में हमने डिटेलिंग डिस्कस किया था। हमने इसका एरिया बताए थे, नंबर 1 पे हांसू आएगा, हांसू के बाद होक्काइडो नंबर 2 पे एरिया वाइज बताए थे, फिर आपका बताए थे क्यूशू आएगा और सबसे लास्ट में शिकोकू आया था। लेकिन हमने कहा था जब उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना हो तो इसी का यानी जो 2 नंबर पे उसको 1 नंबर पे कर दो, जो 4 नंबर पे उसको 3 नंबर पे कर दो, 3 वाले को 4 पे पहुंचा दो, अपने आप क्या हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ ऑर्डर भी हो जाएगा। तो यहाँ पहले क्या कर दो, पहले हांसू है तो होक्काइडो शुरू करो, नंबर 1 पे होक्काइडो, फिर आपका हांसू, फिर आपका शिकोको, लास्ट में क्यूशू को पहुँचा दो। तो इसका क्या बन जाएगा, 1 के बाद फिर 3 आएगा, 3 के बाद 2, 1 3
324, यानी ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीछे हो चुका है। विश्व की जो सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन सी है? तो बिगेस्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट गेहूं की मंडी, तो आपका विनिपेग ये विश्व की सबसे लार्जेस्ट गेहूं की मंडी के रूप में जानी जाती है। अगला, मोतीहारी पाइपलाइन किन दो देशों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये भारत और नेपाल के बीच मोतीहारी पाइपलाइन, यानी ये बिहार के मोतीहारी से ले जाकर इसे नेपाल से कनेक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा पहचाने गए सबसे पुराने तारे का नाम क्या है? केपलर 444 4434, यानी ये क्या है? इसका नाम है। भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1889 में किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था? तो आपके माइंड में आना चाहिए कि पर्वत, पठार इतने ऊंचे हैं, तब भी ये आपका क्यों ये संतुलित रहते हैं, क्यों इधर उधर आपके डिसबैलेंस इसमें नहीं होता? तो उसके लिए जो सिद्धांत काम करता है उसी को भू संतुलन थ्योरी या सिद्धांत के नाम से जाना जाता। और ये सिद्धांत 1889 में क्लेरेंस डटन महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो 552 होती हैं, जिनमें 530 + 20 + 2 ये हिसाब चलता है। इनमें से जो 20 हैं वो केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटीज के लिए आवंटित की गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 20 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा प्रदान किया गया? वो था 69। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ एक आपका और है 17वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली और पांडिचेरी ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगी, ये अनुमति प्रदान की गई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, सिक्किम को कब भारत में पूरी तरीके से मिलाया गया? तो इसके लिए 35वां और 36वां, अगर 35वां शाहराज पूछता तो इसे शाहराज का दर्जा 35वें संविधान के रूप में दिया गया, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में इसे पूरी तरीके से भारत में मिला लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है, उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन उल्फा तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इसे कहा जाता। इसका गठन 1979 में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में इसका गठन किया गया था और ये असम के कुछ क्षेत्रों से अलग अपना एक देश बनाना चाहता है, असम के कुछ भूभागों को मिला करके, और इसी भारत से अलग अपना एक देश बनाना चाहता है। तो ये इसकी मांग थी। तो ये कब कहाँ का है? तो आपका पता चल गया होगा, ये उल्फा असम का है। अगला, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, क्रिया नहीं गलत लिखा, कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 2008 में। इसी को किस नाम से जाना गया? इसी को नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 2008 में आई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे किस नाम से जाना गया? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नैपसीसी के नाम से जाना गया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये कब? 2008 में प्रकाशित हुई थी। 2008 में लास्ट में इसमें क्या आ रहा? 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 8 टारगेट सेट किए गए थे, 8 लक्ष्य मिशन तय किए गए थे। ये 8 मिशन पे है। तो आपके एग्जाम में 8 मिशन के बारे में पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन 8 मिशन में था और कौन नहीं था। तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए शुरू करते। 8 मिशन आपको कैसे याद करवाएंगे? तो सबसे पहले सोचिए, नवीकरणीय ऊर्जा की इसमें प्रमुख रूप से बात की गई, पर्यावरण का संरक्षण हो, संवर्धन हो, ऐसा हम कोई भी गतिविधि को अंजाम न दें जिससे हमारा पर्यावरण को नकारात्मक रूप से नुकसान पहुंचे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि सोलर मिशन पे काम किया जाए, वाटर मिशन पे काम किया जाए। तो 2 तो आपके यहाँ से याद हो गए, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल
सोलर मिशन, और अगला है नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन। दो तो ये आपके याद हो गए, बचे कितने अभी 6 बचे, उनको भी याद करवाते। तो नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर, सूरज से ऊर्जा और जल का प्रबंधन। तो नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, इसी नेशनल सोलर मिशन के लिए जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी प्लान या भी शुरू किया गया 2010 में, ध्यान दीजिएगा। तो नेशनल सोलर मिशन है। अगर मंत्रालय पूछा जाए सब कौन कौन नोडल एजेंसीज की है, तो इसके नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल नवीकरणीय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल सोलर मिशन को देखता। नेशनल वाटर मिशन, नाम से ही पता चल रहा, गंगा मंत्रालय जो आज जल शक्ति मंत्रालय हो गया, वो आपका नेशनल वाटर मिशन को देखता है। दो ये आपके हो गए। अब अगला आपको याद रखना बहुत आसान है, शेष सही। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, उसको समझिएगा, शेष सही। तो यहाँ एक ये मिशन है, एक ये मिशन है, एक ये है और एक ट्रिपल ई से ये है। तो यहाँ से 4 आपके याद हो रहे, शेष सही। कैसे कैसे, तो आइए शुरू करते हैं। पहला ये सी वाला SHE से देखते हैं, ये आपका कौन सा मिशन है, SHE से। तो नेशनल मिशन सब पे अपने आप लगा लीजिए फॉर। तो यहाँ सस्टेनिंग, ध्यान से समझिएगा, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। तो ये हिमालयन इकोसिस्टम वाला है, सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। अगला SH से क्या है, इसको देखते हैं, सस्टेनेबल हैबिटेट, रहने का जो घर मकान बिल्डिंग है ये सस्टेनेबल होना चाहिए। तो सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनेबल हैबिटेट। अगला SAE यानी SA से अगला सा से क्या है, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर शामिल। और ट्रिपल ई में कौन कौन शामिल, सस्टेनेबल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी। तो आपके ये 4 बिल्कुल याद हो गए, 4 वो और 2 पहले की याद करवा दिए, नेशनल मिशन, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन। अब शेष सही, इससे याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको कोई लॉजिक से नहीं याद किए हो तो आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और जैसे कंफ्यूज हुए वैसे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या कहा, शेष सही, यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, उसके बाद आपका सस्टेनेबल हैबिटेट, उसके बाद आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर आपका इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी। 4 बिल्कुल याद हो गए। अब बचे 4 और 2 6 हो गए, बचे 2 हैं। तो 2 कौन है उसको भी देख लेते हैं। तो एक आपका है जिसको SKCC से याद कीजिएगा, SKCC का मतलब हुआ नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक, नेशनल मिशन सब पे लगा लीजिएगा, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, CC से क्लाइमेट चेंज है, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका हो जाएगा अगला 7वां। और सबसे लास्ट बचा तो उसको GI, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन ऑन ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, ये सबसे लास्ट है। तो टोटल आपके कितने 8 मिशन हैं, ये 8 बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक, कौन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो एक बार हम फिर से लिख रहे हैं। तो पहला वाला जो 8 लिख दे रहे हैं, सोलर लिखे, फिर आपका अगला वाला क्या लिखे, वाटर लिखे, फिर अगला वाला SHE, फिर SH, फिर आपका SA, फिर ट्रिपल E, फिर आपका क्या लिखे थे SKCC, और फिर क्या लिखे थे GI। ये 8 हो गए होंगे, एक झटके में लिख दोगे अगर इस लॉजिक से लिखे हो। तो सोलर वाला नाम से पता है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में आएगा, वाटर वाला जल शक्ति मंत्रालय में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, हिमालय वाला ये सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम ध्यान रखिएगा, और ये लास्ट वाला SKCC वाला लंबा सा जो है, यानी ये स्ट्रेटजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, ये दोनों के दोनों
किस मंत्रालय के? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इनका दोनों को देखता है। इसलिए ये आपके क्वेश्चन आपको हिमालय देख के लगा दोगे कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होगा, और जैसे लगाएंगे वो वैसे गलत हो जाएगा। और ये आपका सस्टेनेबल हैबिटेट आवास है तो महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और इसमें आइए अगला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, नाम से ही पता लग रहा। उसके बाद आपका ये ग्रीन इंडिया ये मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। फिर ट्रिपल ए यानी इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। तो कौन किस मंत्रालय से संबंधित है वो भी हमने आपको बता दिया। तो अब इसका आंसर आपका बिल्कुल डिटेल में पता हो गया होगा। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी, यानी कि इसी को हमने क्या कहा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में प्रकाशित की गई थी। अगला है ऋग वैदिक धर्म क्या था। सोचिए, ऋग वैदिक में आप अगर सोचेंगे तो वहाँ सर्प पूजा, वृक्ष पूजा, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी। जब विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की बिना रोक टोक के पूजा अर्चना, जिस पे विश्वास करे उस देव, उस देवता, उस देवी, उस आराध्य देव, उस इष्ट देव को पूजा अर्चना करे, तो इसी को कहा जाता है बहुदेववादी। तो धर्म कैसा था? बहुदेववादी था, एकेश्वरवादी अद्वैतवादी बिल्कुल नहीं था। तो ऋग वैदिक धर्म बहुदेववादी था। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा हुआ तो वैसे ख़राब हो जाएगा, बहुत लो भी, जीरो भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीरो रखेंगे तो बर्ग तरीके से सारी सब्जियां जो भी रखेंगे वो सब जाम हो जाएगा। कितना टेम्परेचर यानी अनुकूल होता है? 4 सेंटीग्रेड पर, यानी खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।